सभी साथियों को YouTube के इस चैनल में स्वागत है। आज के इस गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम प्रश्न पत्र 3 के बचे हुए हिस्से के अंक विभाजन के बारे में बात करेंगे और वह था भाग 2, जिसके अंतर्गत संविधान एवं लोक प्रशासन का विषय आता है ना। तो इसके पहले वाले गाइडेंस प्रोग्राम में हमने प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत इतिहास विषय के बारे में बात कर लिया था। आज हम प्रश्न पत्र 3 के ही बचे हुए भाग 2 संविधान एवं लोक प्रशासन के अंक विभाजन या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि पिछले साल या उसके पहले साल मुख्य परीक्षा में किस टॉपिक से प्रश्न आए हैं। तो एक प्रकार से संविधान एवं लोक प्रशासन के पूरे सिलेबस को मैंने लिख के रख लिया है टॉपिक वाइज डिवाइड करके, और फिर कौन से ईयर से किस साल, मतलब बेसिकली मैंने 2 साल लिए हुए हैं 2017 और 18, ठीक है। तो कौन से साल कितने अंक के प्रश्न आए हैं, यह सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र 3 जो भाग 2 के अंतर्गत आता है और उसके अंतर्गत 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न पत्र जो है 200 अंक का होगा। भाग 1 और भाग 3 75 अंक के पूछे जाएंगे, लेकिन भाग 2 50 अंक का पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये न्यू सिलेबस के हिसाब से है, न्यू सिलेबस। और यह न्यू सिलेबस जो फॉलो हो रहा है कब से हो रहा है, 2018 पीएससी से, है ना। तो 2017 में जो अंक विभाजित किए हैं मैंने, वह जो है पुराने सिलेबस के हिसाब से था और उसमें संविधान और लोक प्रशासन अलग अलग भाग में था। तो आपको 2017 में लोक प्रशासन और संविधान से ज़्यादा अंक के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 2018 में क्या किया कि भाग 2 में ही संविधान और लोक प्रशासन एक साथ ले लिया गया, है ना। तो अब क्या कर दिया गया, भाग 2 में दोनों संविधान और लोक प्रशासन दोनों विषय आएंगे, जो मिला के कितने अंक का होगा, 50 अंक का। तो देख ले, 2 विषय हैं और 50 अंक है, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों विषय जो है काफ़ी विस्तृत हैं और काफ़ी विस्तार से हमको पढ़ना पड़ेगा। पहले बात करेंगे संविधान की, देखते जाइए। संविधान के अंतर्गत आने वाले सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में दिए गए हैं उसको मैंने लिख लिया है। किस टॉपिक से प्रश्न कब आए हैं यह हम बात करने वाले हैं। संवैधानिक विकास एवं निर्माण सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस के अंतर्गत आने वाला, जिसके अंतर्गत 1773 से लेकर 1950 तक जितने भी अधिनियम आए हैं और उस अधिनियम के जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में जो लिए गए हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इन अधिनियमों के द्वारा ही भारतीय संविधान के बहुत सारे प्रावधान जो है लिए गए हैं। इस कारण इसको क्या नाम दिया गया, संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत 1773 से लेकर 1950 तक आने वाले सारे अधिनियम आएंगे। साथ ही साथ लिखा है संवैधानिक निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो गया, ठीक है ये। एवं इसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। 2017 में 4 अंक का प्रश्न पूछा गया था इससे कुल मिलाकर। 2018 में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आया था। आगे देखते हैं कि संविधान की मूल विशेषताएं क्या है, संविधान की प्रकृति क्या है और प्रस्तावना। तो 2018 में प्रस्तावना से 2 अंक का प्रश्न पूछा गया था, ठीक, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आप क्या समझते हैं, समझाइए। 2 अंक का प्रश्न पूछा गया था 2018 में। अन्य टॉपिक है मूल अधिकार, कर्तव्य और डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और इसके साथ ही मैंने लिख दिया है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार एक अलग से टॉपिक दिया है, लेकिन ये किसका भाग है अगर देखा जाए तो, मूल अधिकार का। तो इसको मैंने एक साथ ले लिया है, ये अलग से मेंशन है हालांकि, अनुच्छेद 32, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार से संबंधित 2017 में 12 अंक के प्रश्न पूछे गए थे और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित 2018 में 4 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। ये सेकंड भाग मतलब अनुच्छेद 32 से संबंधित है ये, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित। मतलब यह वाला जो सेक्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। मूल अधिकार, कर्तव्य, डीपीएसपी, अनुच्छेद 32। ज़्यादातर फोकस आप कर सकते हैं मूल अधिकार और अनुच्छेद 32 जो कि अलग से मेंशन है, ठीक है। बाकी कर्तव्य और डीपीएसपी से प्रश्न जो हैं वो कम पूछे गए हैं, मतलब मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व से प्रश्न कम पूछे गए हैं। आगे देखेंगे संघ सरकार।
या केंद्र सरकार या संघ प्रशासन की बात करें, संघ सरकार के अंतर्गत आने वाले 3 महत्वपूर्ण अंग संघ कार्यपालिका, संघ व्यवस्थापिका और या फिर विधायिका और संघ न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं। तो सिर्फ संघ सरकार लिख दिया है जिसके अंतर्गत 3 अंग जो संविधान सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके अंतर्गत आएंगे संघ सरकार के अंतर्गत। और संघ सरकार का ही एक भाग होता है, संघ कार्यपालिका का कहना चाहिए और प्रिसाइज अगर करूं, महान्यायवादी। हालांकि इसका टॉपिक जो है यह इस लाइन में दिया हुआ है, मतलब महान्यायवादी न्याय क्षेत्र से संबंधित होने की वजह से इसको सिलेबस में यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन मैंने इसका विभाजन संघ सरकार के अंतर्गत रखा है क्योंकि महान्यायवादी संघ कार्यपालिका का एक भाग होता है। ठीक है, तो एक साथ इसको लिख दिया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, जिससे प्रश्न हर एक साल पूछे ही जाते हैं। ठीक, जैसे राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए, बहुत सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। संघ सरकार में राष्ट्रपति पूछ सकता है, प्रधानमंत्री पूछ सकता है, उपराष्ट्रपति पूछ सकता है, विधायिका में बात करें तो संसद पूछ सकता है। ठीक है, न्यायपालिका के बारे में जैसे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछेगा इससे, क्योंकि इसके अंतर्गत ही आ रहा है। तो सर्वोच्च जैसे प्रश्न आया था, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न आया था संघ सरकार के अंतर्गत आने वाले न्यायपालिका से, मतलब सर्वोच्च न्यायालय से। क्लियर है? तो कंपल्सरली हर एक साल प्रश्न पूछा जाएगा। तो स्ट्रेटेजी हमारी यही होगी कि यह वाला जो पोर्शन है महान्यायवादी को छोड़ के, क्योंकि महान्यायवादी से एक भी बार प्रश्न नहीं पूछा गया है दोनों साल। देखिए दूसरा भाग खाली दिख रहा है, यह पहला भाग किसके लिए? संघ सरकार के क्षेत्र से। ठीक है, तो महान्यायवादी से अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, तो आप देख सकते हैं। हालांकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही कम जानकारी के साथ ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन संघ सरकार के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी और कंपलसरी भी है। आगे देखते हैं, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता और JR लिखा है मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, JR मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। प्रश्न नहीं पूछे गए हैं 17 और 18 में। उससे पहले प्रश्न पूछे गए थे 2 अंक के जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता से संबंधित। तो महत्वपूर्ण तो है प्रश्न, इसको पढ़ना, टॉपिक को पढ़ना, लेकिन प्रश्न कम पूछे जाते हैं इस क्षेत्र से। तो ये जो टॉपिक है, पहले आप महत्वपूर्ण टॉपिक को करें, उसके बाद जिससे प्रश्न कम पूछे जाते हैं उसको तैयार करिएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी यही होती है। आगे देखें, राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंतर्गत फिर से वही 3 अंग जो संघ सरकार में थे, क्या? कार्यपालिका, विधायिका या व्यवस्थापिका जिसको बोलते हैं, और न्यायपालिका। मतलब राज्य कार्यपालिका राज्य सरकार या मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधायिका मतलब राज्य विधानसभा के बारे में, और साथ ही साथ राज्य न्यायपालिका मतलब उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न इससे आएंगे। ठीक है, और यह राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी है, अलग से मेंशन किया हुआ, अलग से वर्णित है कि छत्तीसगढ़ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग से मेंशन है सिलेबस में। लेकिन जब राज्य सरकार लिख दिया है तो राज्य सरकार के अंतर्गत तो छत्तीसगढ़ होगा। ठीक, और वही 3 अंक छत्तीसगढ़ में भी होंगे, तो मैंने एक साथ इसको लिख दिया है, सिलेबस में अलग अलग मेंशन है। ठीक, महाधिवक्ता से फिर से वैसी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से संबंध में 2018 में 18 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा गया था राज्य सरकार। संघ राज्य संबंध के बारे में कभी भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो संघ राज्य के बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं? प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, व्यापारिक संबंध। काफ़ी विस्तृत है और कम महत्वपूर्ण है, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। फिलहाल तो हम मेंस की बात कर रहे हैं। तो यह टॉपिक जो है आप सोच सकते हैं इसको करने के बारे में, मतलब मैंने इसके बारे में यह राय नहीं दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। संघ राज्य संबंध। अखिल भारतीय सेवाएं, फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया। अखिल भारतीय सेवाएं UPSC, SPSC मतलब स्टेट PSC, राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र लोक सेवा आयोग, और अखिल भारतीय सेवाएं से मतलब यहाँ पर निर्वाचन आयोग से है। ठीक, तो इससे प्रश्न बनते हैं। हालांकि 2018 में नहीं पूछा गया था, लेकिन 2017 में 12 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, जो डबल टिक कर रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो सिंगल टिक कर रहा हूँ वो ठीक ठाक महत्वपूर्ण है, और जिसमें मैं टिक नहीं कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा मतलब बाद में प्रिपेयर किया जा सकता है उसको। आपातकालीन उपबंध, संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन है। ठीक है, और आधारभूत ढांचा, संविधान का आधारभूत ढांचा,
फिर से बोलना चाहिए कि अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डबल टिक किया है, चाहे आपातकालीन उपबंध हो, और ज़्यादातर प्रश्न संविधान संशोधन से ही पूछे गए हैं 2017 और 18 दोनों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, तो ये जो दोनों साल प्रश्न पूछे गए थे, किससे पूछे गए थे? संविधान संशोधन से पूछे गए थे। पंचायत एवं नगर पालिकाओं को लोक प्रशासन के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन संविधान के भाग को मानते हुए मैंने इसको संविधान में लिख दिया है। और यह पंचायत और नगर पालिकाएं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो पंचायत और नगर पालिका को लेके जो व्यवस्थाएं हैं, जो कार्य प्रणालियां हैं, उसके संबंध में पंचायत और नगर पालिकाएं पूछी जाएंगी। प्री की दृष्टि से, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण 10 अंक का प्रश्न पूछा गया था पंचायत से, और जो था छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ठीक है, मतलब राज्य संविधान में आने वाला जो भी प्रावधान है जो राज्य से संबंधित है, उसमें आप मान के चलिए कि वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछा जाएगा। आगे देखते हैं संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रश्न कम अंक के पूछे गए थे, लेकिन अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान को समझ रहे हैं, देश की शासन व्यवस्था को समझ रहे हैं, सरकार को समझ रहे हैं, तो इसको पढ़ना अति आवश्यक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे संविधान को लेके या राज्य व्यवस्था को लेके। राज्य व्यवस्था से संबंधित है संसदीय अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था। पढ़ना अति महत्वपूर्ण, छोड़ना नहीं है। भले ही प्रश्न 2018 में कम अंक का पूछा गया था, लेकिन आपको कंपलसरली ये करना है। पढ़ने में मज़ा भी आएगा, बोरिंग भी नहीं है, ठीक, और कॉन्सेप्चुअल भी है। तो यह था संविधान का अंक विभाजन या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विगत वर्षों में आए प्रश्न पत्र से। मुख्य परीक्षा ले रहे हैं, ये जितना भी अंक जो आया है, लिखा है मैंने, ये किसके लिए है? मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्न है इस टॉपिक से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, लोक प्रशासन के बारे में बात करूंगा। अब भाग 2 में दोनों है, संविधान और लोक प्रशासन दोनों है, दोनों मिला के 50 अंक। उसके लिए 2 अलग अलग विषय जो काफ़ी विस्तृत हैं। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये आपको सोचना चाहिए। इतना कुछ बताने के बाद आपका दिमाग एक तरीके से खुल जाएगा कि आपको तैयारी किस प्रकार की करनी है और कितना समय आपको देना है। अंक के हिसाब से आपको समय देना है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य भाग है, भाग 1 और भाग 3, जिसमें भारत का इतिहास और छत्तीसगढ़ का इतिहास शामिल है, और उसमें 75 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पत्र 3, ठीक है, भारत का इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन द्वितीय भाग, और तीसरा छत्तीसगढ़ का इतिहास। सबसे कम समय में छत्तीसगढ़ का इतिहास आपका तैयार हो जाएगा 75 अंक का। ठीक, उसके बाद आप 75 अंक के लिए मेहनत कर सकते हैं भारतीय इतिहास में, जो इसके कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन में उसका सिलेबस कम है। ठीक है, भाग 2 जिसमें अंक भी कम है और टॉपिक भी ज़्यादा है और काफ़ी विस्तार से पढ़ना है। जैसे मैं संविधान की बात करूं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, इसके लिए एक बुक जो है, जिसको हिंदी माध्यम वाले गीता कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बाइबिल कहते हैं, एम लक्ष्मीकांत। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था का एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। लगभग उस बुक से आपको 70% वो पूरा बुक कवर करना पड़ेगा, टॉपिक को सेलेक्ट करते हुए। ऐसा नहीं कि पूरा लक्ष्मीकांत पहले पेज से चालू करके आखिरी पेज तक पढ़ा, ऐसा नहीं। सिलेबस को देखते हुए ही टॉपिक उसमें से पढ़िएगा, एम लक्ष्मीकांत। उसके अलावा और किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी अच्छी बुक है, सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। चाहे प्री से पढ़ें, प्री के लिए पढ़ें या मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ें, सारी चीज़ें उसमें से आपकी तैयार हो जाएंगी संविधान से। चलिए, लोक प्रशासन की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। 2017 और 18 में कौन से टॉपिक से कौन से कितने अंक के प्रश्न पूछे गए थे, फिलहाल तो आप देख लीजिए इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स। पहला है लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व। 2017 में 2 अंक का प्रश्न आया गया था, तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई लोक प्रशासन के बारे में इंट्रोडक्शन है ये, कि इसका क्षेत्र क्या है, अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है और इसका महत्व क्या है, पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, चाहे प्रश्न आए या ना आए। हालांकि प्रश्न इससे पूछेगा, कम से कम 2 अंक का प्रश्न पूछेगा। 2018 में हालांकि नहीं पूछा गया था, डायरेक्टली प्रश्न लोक प्रशासन से नहीं पूछा गया था कि उसका अर्थ क्या है या महत्व क्या है, ऐसा 2017 में 2 अंक का पूछा गया था। आगे देखते हैं, उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, प्रश्न नहीं पूछा गया है। क्या जुड़ गया है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के साथ? उदारीकरण। ठीक है,
अगला टॉपिक इसमें है नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन और तुलनात्मक लोक प्रशासन, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपल्सरली हर साल प्रश्न मिलेंगे ही इससे। इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। 2017 में 28 अंक का प्रश्न और 2018 में 2 अंक का प्रश्न, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लोक प्रशासन में नए आयाम महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रश्न हालांकि नहीं आया गया था, छोड़ना नहीं है। राज्य वर्सेस बाजार, राज्य की क्या नीति होती है, बाजार की क्या नीति होती है, इसके अंतर्गत यह पढ़ना है। तो प्रश्न अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछा गया था 2018 में। विधि निर्माण की प्रक्रिया मतलब विधि के शासन के अंतर्गत वह टॉपिक आएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया। 4 अंक का प्रश्न 2018 में पूछा गया था, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राज्य वर्सेस बाजार ऑप्शनल हो सकता है आपके लिए, देख लीजिएगा। अगला है संगठन सिद्धांत, उपागम, संरचना, महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन 2018 में नहीं पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था। आगे देखते हैं प्रबंध, नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्णय निर्माण, महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2017 से अकेले 20 अंक का प्रश्न पूछा था, 2018 में नहीं पूछा था। प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण, अति महत्वपूर्ण। दोनों साल हालांकि 2-2 अंक के पूछे गए थे, लेकिन प्रश्न तो पूछा है। ध्यान रखिए, जब 2 बड़े बड़े विषय मिला के 50 अंक है, तो यहाँ पर 2-2 अंक का भी महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, और आप वो खुद महसूस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अटैम्प्ट करने के लिए मुख्य परीक्षा में, चाहे वो 2 अंक का हो या 4 अंक का हो या 10 या 15 अंक का हो, हर अंक के प्रश्न को उतना ही महत्व देना होगा। ठीक है, तो 2 अंक के प्रश्न ज़रूर आए हैं, लेकिन हर साल कंसिस्टेंटली प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण। इसके अंतर्गत और डिस्क्राइब किया है 3-4 चीज़ें, तो ध्यान रखना है। जैसे पर्यवेक्षण किसको कहते हैं, समन्वय किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आने वाली है। आगे देखिए, प्रशासनिक सुधार, सुशासन, ई गवर्नेंस, नौकरशाही, और दूसरा जो इसका भाग मैंने ले लिया है जिला प्रशासन। ये 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं। स्थान की बाध्यता होने की वजह से मैंने इसको एक साथ लिख दिया है, ठीक है, मैनेज करने के लिए। तो यह जो है यहाँ तक एक टॉपिक और जिला प्रशासन अलग टॉपिक। तो यहाँ पर भी मैंने इसको एक तरीके से डिवाइड कर दिया है स्पेस को। तो देखिए, जो पहला है प्रशासनिक सुधार, सुशासन, ई गवर्नेंस, नौकरशाही, कंपल्सरली प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दोनों साल 2-2 अंक के प्रश्न, और इसके पहले साल भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। लेकिन यह जो है जिला प्रशासन, इसको आप जो भी बोले, अति कितना भी महत्वपूर्ण बोले, ये है अति का भी अति महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिला न्यायाधीश की क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका क्या हो सकती है, कलेक्टर के बारे में पूछ देगा, जिला प्रशासन संबंधी व्यवस्था के बारे में पूछ देगा, कुछ भी पूछेगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर। 4-4 अंक का दोनों साल पूछा गया था। भारत में प्रशासन पर नियंत्रण, अब इसके अंतर्गत इसके बाद आने वाले सारे टॉपिक देख लीजिए। भारत में प्रशासन पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, ठीक, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा। तो इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब इसके बाद आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, उससे कभी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो आप स्ट्रेटेजिकली पहले सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद इन सब टॉपिक पे ध्यान दें, है ना। तो आप ज़्यादातर देख पा रहे होंगे अंकों का विभाजन के अंतर्गत कि ज़्यादातर प्रश्न जो है दोनों साल मिलते जुलते टॉपिक से पूछा गया है ज़्यादातर। ठीक है, तो यह था प्रश्न पत्र 3 के भाग 2 को तैयार करने की स्ट्रेटजी। इतने टॉपिक्स मतलब सिलेबस को जानने के बाद और कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछ सकते हैं वह भी मैंने बताया, और कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है या अति महत्वपूर्ण है उसके बारे में भी बताया। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस भाग की तैयारी करें, जो अलग ही दिशा में आपकी तैयारी रखेगी। ठीक है दोस्तों, तो यह था प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत गाइडेंस प्रोग्राम। ऐसे ही हम अन्य प्रश्न पत्र 4 से लेकर प्रश्न पत्र 7 तक की स्ट्रेटजी और अंक विभाजन आपको बताते जाएंगे, और आप उस अनुरूप अपनी तैयारी जारी रखिए। और निरंतर तैयारी करने के लिए एक ऑफलाइन क्लास की तरह, एक निरंतर संस्था की तरह हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आप वीडियो को देखने के लिए निरंतर बने रहें और रेगुलर वीडियो सीरीज़ को फॉलो करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।